तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही पावरफुल सेशन के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और जो 30 नवंबर पे आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन अपीयर करने जा रहे हैं। अक्सर जब रिजल्ट आता है तो लास्ट जो आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है उसको बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेते हैं कि यार इन एक वीक में क्या ही हो सकता है, क्या सच में ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर है। एक होता है आपका हार्डवर्क, एक होता है आपका स्मार्ट वर्क। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं बट फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। वहां पे कहीं ना कहीं वो स्मार्ट वर्क जो है उसका लैक कर रहा है। तो आपके पास अगर वो अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पास से जो एक्सपीरियंस से चीजें, जो गलती हमने दोहराया है, मतलब जो गलती हमने किया है वो गलती आप ना दोहराएं, वो चीजें अगर आपको पहले ही पहुंचाया जा रहा है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा हाँ सर आपके हर एक पॉइंट पे दम था और हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि जब आपका रिजल्ट आया तो बहुत से लोग जिनका अभी तक कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, मैंने वो वीडियो में भी कहा था, उनमें से भी बच्चों का प्रीलिम्स आईबीपीएस पीओ का क्लियर हुआ है, हाँ या ना, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद सबसे पहले उन्होंने डाउनलोड किया ये एग्जाम पैटर्न मेंस का। उनको पता भी नहीं कि मेंस में क्या होता है। तो जब उन्होंने देखा तो सबसे पहले उनको शॉक लगा होगा कि भाई तू यहां क्या कर रहा है, ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है तू यहां क्या कर रहा है। तो अगर आप राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन नहीं लेके जाओगे ना तो आप में से बहुत से बच्चे कंप्यूटर पढ़ना चालू कर दिए होंगे। बट इस एक वीक के दौरान मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ो। इसका सिंपल रीजन, 7 साल से मैं पेपर देते आ रहा हूं और आज तक एक भी बार आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन इस सेक्शन में देखने के लिए नहीं मिला। रीजन बहुत साफ है, आईबीपीएस पीओ मेंस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत तगड़े पूछे जाते हैं, जहां पे आपके कट ऑफ जो है मैं एक बार आपको दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो पिछले साल 2023 की तो 3.5 नंबर का कट ऑफ गया है। और अगर मैं रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1.5 का कट ऑफ गया है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले साल आपका जो रीजनिंग का कट ऑफ है वो 7 नंबर है और जो अदर कैटेगरीज के लिए वो 4.75 है। जब पेपर 3, 4, 7 नंबर का कट ऑफ मांग रहा है वहां पे वो कंप्यूटर का क्वेश्चन देके उस सेक्शन का इंसल्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। आपने खुद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में देखा है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां वो रीजनिंग और जो आपका कंप्यूटर है उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी को मैच नहीं करवा पाता। इसी वजह से चांसेस ये रहते हैं कि आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो आपके ना आए। और इनकेस अगर ये 8वें साल में एक चमत्कार हुआ कि आ गया तो वो रीजनिंग के लेवल को मैच करने के लिए जो क्वेश्चन होगा ना उसका लेवल भी बहुत हाई होगा, जिसको आपने बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी अटेम्प्ट कर पाओ या ना कर पाओ उसमें भी डाउटफुल होता है। तो जो चीज डाउटफुल है और जिसके हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है कि क्वेश्चंस नहीं आते तो उसके पीछे समय क्यों बर्बाद करना। बट हाँ, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए कंप्यूटर पूरा पढ़ा था, आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे आपको पूरे पीडीएफ को रिवाइज करने के लिए, बस पलक झपकाने के लिए। अगर वो कर पाते हो तो सो फार सो गुड, अगर नहीं कर रहे हो दिस इज स्मार्ट वर्क। ये है आपका पहला चीज, ये वीडियो देखने का आपको बेनिफिट कि आपको अभी से इस सेक्शन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अब हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन पे क्या हम लोग मिस्टेक्स कमिट करते हैं, मॉक्स में नहीं, नॉर्मल रियल एग्जामिनेशन। मॉक्स में तो आप लोग सही कर लेते हो, रीजनिंग में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे, बट रियल एग्जामिनेशन में ऐसा क्या होता है जिसके चलते आपके मार्क्स नहीं आ पाते, रीजंस बताऊंगा आपको। सबसे पहले अभी हमने कट ऑफ देखा, कट ऑफ 3.5 नंबर एक बार जनरल कैटेगरी का गया था, एक बार 7 नंबर, तो एवरेज अगर मोटा मोटी 5-7 नंबर लेके चले। बच्चे यहां पे ये सोचते हैं कि अगर मैं एक सेट का ना पजल भी बना लूं तो भी मेरा रीजनिंग का कट ऑफ निकल जाएगा, हाँ या ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आपने एक अच्छा खासा आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से जो क्वेश्चन, जिस टाइप का, जिस कैटेगरी, जिस पैटर्न का पजल आपने पकड़ा है, पास्ट में शायद आपने उसको सॉल्व किया है, तो आपने एक ही क्वेश्चन को अपना ईगो पे लिया कि भाई एक बना लूंगा, लाइफ जिंगा लाला, आज का पेपर में रीजनिंग खत्म। उसी सोच के साथ जब आप बढ़ते हो तो एक ही क्वेश्चन को जब आप ईगो पे ले लेते हो तो उसके अंदर इतने लॉजिकल ट्विस्ट्स, इतने तड़के, इतने कम डेटा, इतने पॉसिबिलिटीज निकल के आते हैं कि आप 10-12 मिनट तक, हो सकता है चांसेस, ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, चांसेस, क्योंकि मैंने ये पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो क्या होता है 10-12 मिनट तक वो क्वेश्चन हिलता भी नहीं और उसके बाद स्टार्ट होता है एक नया सफर, क्या, प्रेशर। और जब ये पहले ही सेक्शन में आपको प्रेशर आ गया तो आने वाले सेक्शन में तो तबाह होने ही जा रहा है पेपर। तो उस टाइम पे आपको अपने ईगो को साइड में रखना नहीं, यार एक पजल बनाने से होगा पेपर क्लियर, बट शायद वो पजल ये नहीं है। क्योंकि यहां पे बहुत से बच्चे ऐसे चलते हैं कि यार 10-12 मिनट दे दिया और थोड़ा दे दूंगा तो हो ही जाएगा, एक ही तो क्वेश्चन करना है। यही मेंटालिटी क्या करता है ना, आपका पूरा रीजनिंग सेक्शन खराब करता है। तो
रीजनिंग में पजल्स के साथ साथ आपको मिसलेनियस पे भी फोकस करना है, मेरा बस ये चीज है कहना। क्योंकि रीजनिंग में मिसलेनियस हर बार ज्यादा मिले वो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी पेपर में जहां पे रीजनिंग के मिसलेनियस सेक्शन से बहुत माइनर सवाल आए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक भी आए, दो भी आए, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आए, आपको सबसे पहले मिसलेनियस को अपने झोली में डाल देना है, जिससे प्रेशर रिलीज होता है। उसके बाद अपना पजल पकड़ना है, और उसके बाद जब अपना पजल पकड़ोगे तो वो पजल को पूरा ईगो पे लेके मत चलना। अगर वो ना बने तो उसको स्किप करके आगे कोई दूसरा पजल पकड़ो, और ट्राई कीजिएगा अगर कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन दिखा है उसको भी थोड़ा रीड करने का। बहुत से बच्चे यहां पे क्या करते हैं, हर बार आपके रीजनिंग के नए नए कैटेगरीज, नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि जो मैं जानता हूं वो नहीं बन रहा है, ये तो मैं नहीं जानता। अक्सर क्या होता है, जो नहीं जानने वाले चीजें जो नए इंट्रोड्यूस होते हैं उसका लेवल थोड़ा नीचे रखा जाता है। तो बिना क्वेश्चन को पढ़े स्किप करना ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होगा। तो मैं बस आपको रीजनिंग सेक्शन में इतना गाइड करूंगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा टाइम आपको दिए जाते हैं, सबसे टफेस्ट वही होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो अपने 60 मिनट्स का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कीजिएगा। बिफोर स्किपिंग द क्वेश्चन विदाउट सीइंग इट, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स यू कैन स्पेंड, राइट। तो वो चीज कीजिएगा और किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लीजिएगा, रीजनिंग का ये चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन पे मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला। अभी से 7-8 डेज ना आपको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, बस इतना ज्ञान देना जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 7-8 डेज में आप कुछ गेन नहीं कर सकते। मतलब 7-8 दिन में ऐसा कुछ आपको कोई खिला पिला नहीं देगा कि आपके सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे और आप सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, ऐसा नहीं होता। ये एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, जिसके ऊपर एक टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको नॉलेज आता है, नॉलेज गैदर करते हो। इसको 7-8 दिन में आप कभी डेवलप नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे सजेशन है कि इसको जितना हो सके मॉक टेस्ट तक ही लिमिटेड रखिए, इसके ज्यादा लेक्चर्स या ज्यादा क्लासेस या मत कीजिए। और हाँ, अगर आपने कोई चीजें पढ़े हैं तो उसको रिवीजन कर सकते हो, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। नया तो किसी का भी और नहीं पढ़ना है, वो तो मैं बताऊंगा ही लास्ट में। लेकिन इंग्लिश के लिए ज्यादा टाइम आप अपने इन 7-8 दिनों में क्रूशियल वक्त का ना बर्बाद करें, इतना मेरे तरफ से जेन्युइन सजेशन रहेगा। दूसरा चीज जो मैं इंग्लिश के लिए आपको कहूंगा, जब आप मॉक्स दे रहे हो ना, तो आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो। भले ही आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाए, यानी कि मान लो आप 10 12 15 क्वेश्चन करने चाहिए, बड़ा 12 क्वेश्चन में अटक गए, चलेगा। बट जो 12 क्वेश्चन करोगे सटीक करोगे, ऐसा टारगेट लीजिए। इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा, और पेपर में आप आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश को एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, और उन्होंने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है इस सब्जेक्ट को। मैं बस उनकी बात कर रहा हूं जो एवरेज है। मैं आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12 नंबर। जो अच्छा स्टूडेंट है, आप देखना बच्चों के मेंस में इंग्लिश में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। ये मैं आज के डेट पे साइन करके दे रहा हूं, ये लो साइन, कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे बच्चे, मतलब एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, गारंटी है मेरा। बट मैं आपको कह रहा हूं, आपको जो एवरेज हो, जो इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता है, आपको मैं कहूंगा कि अभी से और इंग्लिश ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि वो फोबिया रहता है ना, तो आपको लगता है कि 7-8 दिन खाली इंग्लिश ही पढ़ूंगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जो क्वेश्चन 100% आपको सही लगे, सिर्फ वही क्वेश्चन को आगे करते रहिए, और पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट के बाकी क्वेश्चन है उसको बस अगर एनालिसिस कर पाते हो अगर समय निकाल के, तो सोफा सो गुड। ये गया इंग्लिश सेक्शन का। अपने सब्जेक्ट को तो मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, उसके तो मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसमें अच्छे से बता सकता हूं और शोभा भी देता है। तो उससे पहले मैं जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में आपको एक बार बता देना चाहता हूं। इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, गारंटेड। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे जो, अब आप सोच रहे होंगे ना, हमेशा ये सोचते हो ना कि सर आईबीपीएस इतना लेट क्यों किया, आप आईबीपीएस को डिफेंड क्यों कर रहे हो। मैं डिफेंड नहीं किया, मैंने बस कहा कि हो सकता है 7-8 दिन पहले उसने रिजल्ट दिया, मतलब देने का डिसीजन लिया हो सकता है उसके माइंड में ऐसे चीजें चल रहे हो कि जो बच्चा तैयार है मैं सिर्फ उसी बच्चे को लूंगा। क्योंकि आपने देखा कि कल के जो कमेंट सेक्शन पे बहुत से बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे अपना पेपर क्लियर होने का, बट क्लियर हुआ। वो कहां हारेंगे बताए मैच, वो यहां नहीं हारेंगे, वो यहां नहीं हारेंगे, वो यहां नहीं हारेंगे, ये तो उनको पता है, साल भर पढ़ रहे हैं। वो हारेंगे यहां, जो इंतजार कर रहे थे किसका, कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, उनके पास तो वो तो अभी बहुत बिहाइंड है, मतलब बहुत लैग है। मैं उनकी बात अभी नहीं करूंगा, जो रेस में है, जिन्होंने ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस को अपना डेली रूटीन बनाया है। बस आपसे कह रहा हूं, आपके सिलेक्शन के चांसेस पक्का तब होगा 100%, जब आप कुछ और एक्स्ट्रा ना पढ़ के सिर्फ रिवीजन दो, सिर्फ रिवीजन दो। जब मैं पास्ट में जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, जब मैं एग्जाम दे रहा था मेंस का, तब तक मुझे ये चीज पता नहीं था, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही था। और एस्पिरेंट हमेशा क्या करता है, वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने का, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब बिलीव करता है कि मैं ना पिछले 6 महीने का पढ़ लूंगा, 5 महीने का पढ़ लूंगा, 7 महीने का पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, वो क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करता है। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज है जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सर क्वालिटी मतलब चुन के पढ़ना होता है, ये करना होता है। मैंने कहा ना,
जो इतना आप पढ़े हो उसमें से कितना क्वालिटी आपको याद है, कितना आपने रिटेन करके रखा है जो आप उल्टी कर सकते हो रियल एग्जामिनेशन में, वो मैटर करेगा। यहां पे मैं आपको अभी लिखित दे सकता हूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, वो जितना मार्क्स लाए होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो पिछले 4-5 महीने का करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, वो ज्यादा मार्क्स लाए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्वांटिटी कम और उसको उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है, तो वो प्रॉपरली उनके दिमाग में रिटेन होके है। और तभी जाके जब रियल एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, वो ऐसा नहीं ओ ऐसा नहीं, वो सीधा क्वेश्चन आया, प्रॉपरली उसको आंसर दिए। तो इसीलिए जितना आपने पढ़ा बस उतना रोको, प्लीज इससे कुछ और नया मत पढ़ो, प्लीज इसका प्रॉपर रिवीजन करो, नहीं तो जितने आपने पढ़ा ना सब वेस्ट हो जाएगा। कसम से बोल रहा हूं, वो सबसे रिग्रेट वही होता है कि भाई मुझे वो क्वेश्चन आता था, छूट गया, याद नहीं आया, वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। पेनफुल वो नहीं होता कि मैंने जो पढ़ा था वो नहीं आया, उससे ज्यादा पेनफुल है कि भाई मैं जो पढ़ा था वो आया, मैं कर नहीं पाया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर प्रॉपर रिवीजन। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इसमें ज्यादा इसमें क्या घुसूं। आप जिन भी एजुकेटर्स को फॉलो किए हैं इंग्लिश के लिए, उन्होंने इसके लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया हुआ है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से कह रहा हूं कि जो यहां पे स्मार्ट वर्क जितना मैं कह सकता हूं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही क्लासी इंग्लिश लिखना है, बहुत ही प्रीमियम इंग्लिश लिखना है, ऐसा नहीं। गो विथ सिंपल इंग्लिश जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कम हो, मैं ये नहीं कह रहा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तब आपके जो स्कोर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। एंड मेक श्योर कि आपके जो एसे और लेटर के जो आपके फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट्स आपने सही से लिखा हो। बस फॉर्मेट पे फोकस कीजिएगा, बॉडी कॉन्टेक्स्ट जिस तरीके से आपके एजुकेटर ने कहा था उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, सिंपल इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा, ग्रामेटिकल एरर्स ना कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो उसके बारे में सोचते रहते हैं, वैसा नहीं, आपको फिर वर्ड्स भी कंप्लीट करने होते हैं। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पे सबसे पहले आप जब टॉपिक को पिक कर लिए, टॉपिक का जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको पहले बना दो। क्या होता है ना, आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनको ना छोटे छोटे पॉइंटर्स दे दो। पॉइंटर्स देने के बाद जब आप आराम से 5-10 मिनट के बाद टाइपिंग स्टार्ट करोगे, तो हर पॉइंटर्स को, बीट्स को देख के आपको याद आएगा कि इस पॉइंट से मैंने क्या सोचा था। आप अगर एक साथ टाइप करना चालू करोगे, यहां पे आपका नुकसान होगा, क्योंकि वो ठीक टाइम पे पॉइंट्स आपको याद नहीं आएंगे, क्योंकि आपको टाइपिंग में भी करना है चीजों को। टाइपिंग में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये चीज मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूं अपने कॉमन सेंसेस से कि ये चीजें आपको करने हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सर ठीक है, ये सारे के सारे चीजें, लेकिन सर मैंने सुना है ये मेंस का जो पेपर है वो बहुत टफ होता है। मैंने कहा देखो, सारे सेक्शन मिला के 225 नंबर का पेपर 3.5 घंटे में कंडक्ट होगा। 225 नंबर का पेपर, जिसमें से 200 नंबर तो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं और 25 नंबर ये है। आपको पता है इन 225 नंबरों में से कट ऑफ कितना जाता है, खुद ही देख लो। ये साल 2023 का कट ऑफ है जो कि 63 गया है। सर मतलब इस बार भी 63? अरे नहीं यार, वो नहीं समझा रहा। मतलब नंबर्स को देखो, पेपर के टफ होने के साथ साथ उसका जो कट ऑफ है वो भी तो कम है। तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने, जितने भी करने एक्यूरेसी के साथ करने, वो चीज कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो सेक्शनल कट ऑफ्स हैं। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ की ओर एक बार नजर डालो तो आपको सारे के सारे सेक्शनल कट ऑफ्स कितने कितने कम है आप देख पा रहे होंगे। इंग्लिश का ये फिक्स्ड है, डिस्क्रिप्टिव का ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हर बार 10 ही रहेगा। बाकी जो है वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके फेलो एस्पिरेंट्स ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। एक प्रॉपर बैरियर को टच करने के लिए, थ्रेशोल्ड को टच करने के लिए कितने स्टूडेंट्स उनके पास हैं, उस हिसाब से बाकी के कट ऑफ डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो है ये फिक्स रहता है। सिमिलरली जब 2022 का आपने कट ऑफ देखा तो 71.25, 63 71.25, तो अप्रॉक्स हम 70s का अगर एवरेज ले, और बाकी कैटेगरीज का अगर आप देखें और सेक्शनल कट ऑफ को अगर देखें तो इतने सारे कट ऑफ्स में एक ये कट ऑफ को ऑब्जर्व कीजिए 2.25, ताकि मैं अपने सब्जेक्ट पे आ पाऊं। क्योंकि इससे पहले जब मैं साल 2023 की भी बात कर रहा हूं तो 2.25 वाला कट ऑफ जनरल कैटेगरी, जनरल कट बाकी तो यहां पे है, बट मैं जनरल कैटेगरी में देखूं तो यहां पे सबसे लीस्ट है 3.5, और यहां पे जो सबसे लीस्ट है वो है 2.25, और वो है किसका सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस कट ऑफ के इतने कम होने से ना बच्चों को डर लग जाता है कि भाई ये क्या पेपर आया था 2.25। आराम से सिट बैक, रिलैक्स, मैं उस चीज के बारे में अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि ये 2.25 को देख के डरना नहीं है। पेपर का लेवल सच में टफ आता है, ये घर से ही माइंड मेकअप करके जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप घर से ही इजी सोच के जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं। सर क्या 2.25 कट ऑफ है सच, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो 2.25 कट ऑफ है 2022 का। उसी पेपर में मैंने 22 नंबर रखे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से कट ऑफ का, मतलब कट ऑफ जो है वो सबसे लोअर बच्चे का सबसे लोएस्ट मार्क को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे 2.5 तक ही सीमित रह गए। जिस बार मैंने 22 रखा है उस बार बच्चे 18, 17, 16 ऐसे नंबर्स भी रखे हैं। एक बार और भी बात कर रहा हूं जहां पे उससे पिछले साल 9.25, ये साल 2021 का पेपर है, क्योंकि 23 में मैंने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो वहां पे मेरा 29.25 मतलब 30 नंबर तक मैंने पेपर में स्कोर किया हुआ है।
और ये अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक बड़ा लाजवाब सा चीज दिखा के अपने सेशन को एंड करने वाला हूं, वो है मैथ्स में, कि मैथ्स में आपके साथ क्या लोचा हो सकता है। मैं अपने सब्जेक्ट को तो थोड़ा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर ही सकता हूं। ये आपके सामने जो है, ये साल 2023 का आपके पास जो मतलब मार्क पार्टीशन, जिसको आप जो भी कहोगे, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको सीधा सीधा, ये तो आप स्क्रीनशॉट रख लोगे, मैं आपको सीधा सीधा कहना चाह रहा हूं, जो बेसिक मैथ्स में, मैं इसको स्पीड मैथ नहीं लिखना प्रीफर करूंगा, बेसिक मैथ यानी कि सीरीज हो, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक दो अलग अलग चीजें, अलजेब्रा से 1 मार्क, क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उनको अलजेब्रा मत कहो, नंबर सिस्टम से 2 नंबर, तो ओवरऑल आपको 12 नंबर के बेसिक मैथ्स मिले। 12 नंबर के आपको एरिथमेटिक मिले। एरिथमेटिक किस प्रकार से मिलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, लेटेस्ट पैटर्न का और डेटा सफिशिएंसी का नहीं, आपको जो भी मिलेगा डीआई के फॉर्म में, यानी कि कैसलेट, डीआई नहीं, ये डीआई है, ये पूरा ग्राफ्स, और ये आपके टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन के कैसलेट, मतलब जो आपके एरिथमेटिक है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े डीआई की ओर इंक्लाइंड है, और ये कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो रिप्रेजेंट करता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो है नहीं, तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो हर जगह इन चीजों को घुसेड़ेगा। इसके बाद अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 11 नंबर। अब सुनिएगा ध्यान से एक मजेदार बात, बच्चे क्या करते हैं, एरिथमेटिक पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम सिर्फ डीआई करेंगे, बट डीआई लॉजिकल होते हैं। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट नहीं, थोड़े इनडायरेक्ट देते हैं। अगर आप लॉजिकली साउंड हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन चुटकी भर में, बट अगर नहीं तो आपको एरिथमेटिक पे आना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज जिस साल आपका कट ऑफ 2.25 गया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसने आपका गुरूर ही छीन लिया, उसने आपको डीआई दिया ही नहीं, तो आप करोगे कहां से? 15 मार्क का डीआई आएगा तभी ना मैं वहां से आराम से एक एक करके 10-12 मार्क स्कोर करूंगा, आराम से कैलकुलेट करते रहूंगा और किसी को देखूंगा तक नहीं। बट अगर वो डीआई ही ना दे, 2 डीआई दिया था, एक स्ट्राइक रेट बेस्ड, एक क्यूमुलेटिव बेस्ड, बच्चे इसको भी नहीं कर पाए, स्ट्राइक रेट वाला वो समझ नहीं पाया इतने पढ़ाने के बाद भी। क्यूमुलेटिव जो डीआई है वो तो देख के छोड़ दिया कि अरे भाई ये तो वेरिएबल्स के साथ भरा हुआ है क्यूमुलेटिव। तो जो डीआई देगा वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट भी देगा और कम मार्क भी दे सकता है, और आपको एरिथमेटिक से मेजर मार्क्स भी देख सकता है। बट सर पेपर से 7 दिन पहले आपको ये शोभा देता है हमें आके डराने का कि एरिथमेटिक पढ़ो, एरिथमेटिक। अब 7 दिन में मैं क्या कर दूंगा? आप तो बोल भी रहे हो कि नया नहीं पढ़ना। रिलैक्स बॉयज, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कल आपके पेपर आप एरिथमेटिक नहीं पढ़े, मुझे पता है यार, टपोरी को देख के उसके औकात का अंदाजा लगा लेता है, एक फेवरेट डायलॉग है फोर्स मूवी का, तो मुझे पता है आप ये चीज भी इस बार हो सकता है पेपर में कि आपको भर भर के एरिथमेटिक मिले और डीआई कम मिले। पेपर देख के घबराना नहीं। व्हाई? बिकॉज जिस साल ये चीज हुआ, कट ऑफ ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ 2.25। आप खुद देखो, ड्रास्टिकली, क्योंकि इनमें से भी उसने 8 मार्क दिया, तो इन दोनों से नहीं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसने अरिथमेटिक से दिया, इसलिए बच्चे सारे फंसे। आप अकेले नहीं हो इस रेस में, सब लोग हैं। और अगर मैं फिर से 2021 की बात करूं तो कट ऑफ 9.25 सर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने आपको डीआई दे दिया 15 क्वेश्चन के 3-3 डायरेक्ट। तो ये चीज आप माइंड सेट रखिएगा। देखो मैं आपका भाई हूं, मतलब आप अरिथमेटिक हमारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना प्यार और तुम्हें कौन करेगा? समझ पा रहे हो? तो इनकेस अगर आपने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा है अच्छे से, या अरिथमेटिक पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़े हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डीआई पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और कल अगर आपके पेपर में डीआई नहीं आए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्यों? क्योंकि 21 में आया था, 22 में नहीं आया, 23 में आया था, तो 24 में सर नहीं आया। समझदार को इशारा काफी। तो हो सकता है कि कल आपके सामने एक ऐसा पेपर हो जहां आपके पास डीआई के कम क्वेश्चन हो, बट वहां पे कट ऑफ भी कम जाएगा, तो आप आराम से पेपर कीजिएगा। आप जैसे हो बस आपको वैसे ही वहां परफॉर्म करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन भाई देखो, अगर मैं तुमसे, देखो आप सच बताना, अगर मैं तुमसे बेहतर स्टूडेंट हूं क्वांट में, क्वांट अगर टफ आएगा तो भी मेरे तुमसे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्वांट अगर इजी आएगा तो भी मेरे तुमसे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्वांट अगर डीआई ज्यादा आएगा अरिथमेटिक कम आएगा, अगर मेरा क्वांट अच्छा है तो भी मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आएंगे, क्वांट में अगर अरिथमेटिक ज्यादा डीआई कम, वहां पे भी मेरे मार्क्स आएंगे। तो इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे। सिंपल बात। पेपर का 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो आपका फेट डिसाइड नहीं करेगा, आपने जो उससे पहले मेहनत किए हैं वो ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने वहां पे नर्वसनेस के कारण या पैनिकनेस के कारण अपना पेपर बर्बाद किया, तो आप दूसरे कैटेगरी में आ गए, जहां सारा का सारा खेल उस 3 घंटे में ही पलट गया। तो उस 3-3.5 घंटे को बहुत ज्यादा इज्जत अपन को नहीं देना है। ये चीज मैं बहुत पहले कुछ अलग कह रहा था, अब 7-8 दिन से पहले ये चीज कह रहा हूं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली पेपर को दे पाए। ये 3-3.5 घंटे से कोई नहीं है, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखो जो आपने इतने दिनों से किया है। क्योंकि अगर पेपर के यहाँ पे शिफ्टिंग मिलते हैं तो आपके जो कट ऑफ है वो भी शिफ्ट होते हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और आराम से करना है। और बाकी अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, सर आपने सब कुछ तो आपके सब्जेक्ट के बारे में बढ़िया से बता दिया, लेकिन अगर एक ऐसा पेपर आया जहां पे 2.25 कट ऑफ है, आपने जो 22 नंबर स्कोर किए थे वो आपने कैसा किया था, तो मैं आपको हमेशा एक सजेशन देता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन को ना स्टार्टिंग में कभी मत जाइए।
मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास अगर आप देखो तो टोटल इज 35 क्वेश्चंस जिनका 60 मार्क्स है। अगर आप देखो तो सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन का वेटेज देख रहे हो ओवरऑल, क्योंकि यहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो तो अलग बात है। साथ ही साथ 45 मिनट्स, ये टाइम का जो कम हो गया वहीं पे प्रॉब्लम है। अगर यहां 60 और यहां 60 देता तो बच्चे इसको फाड़ देते सेक्शन को। आपको नहीं समझ में आता कि 2.25 कट ऑफ क्यों गया है, इस वजह से गया है, 45 मिनट्स की वजह से गया है। तो इस चीज को आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कीजिएगा घूम घूम के। मैं आपको कहूंगा कि अगर कल आपके सामने एक ऐसा पेपर आ गया जहां आपके पास डीआई सिर्फ 2 ही है और 2 नए टाइप के लॉजिकल वगैरह हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, इनको फर्स्ट गो में मत जाओ, रखो। आप सबसे पहले बेसिक मैथ्स के जितने क्वेश्चन, भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपको क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए और इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आ गया ना, तो आपके यहां से 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। 3 क्वेश्चन तो 3 मार्क के तो डेफिनेटली आएंगे। सीरीज के अगर आप बेसिक पैटर्न जानते हो जो आईबीपीएस का फेवरेट है, उससे 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इस बेसिक मैथ से ही आपका कट ऑफ पार होने लायक मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको ओवरऑल में थोड़ा पुश देना है, तो मैं आपको वैसा कैटेगरी वैसा स्टैंडर्ड का नहीं देखूंगा। तो उसके बाद आप थोड़े एरिथमेटिक के पास आओ और लास्ट के 15 मिनट्स या फिर 12 मिनट्स से 15 मिनट्स आप डेटा इंटरप्रिटेशन के पास रखो। हाँ, ये मैंने कहा कि अगर आपने पूरा पेपर स्क्रीन किया और 2 ही सेट डीआई मिले हैं तभी 12-15। अब पेपर में डीआई आए होंगे, मान लो एक बार नया पेपर आ गया 5 डीआई और आप घूम रहे हो बाकी जगह, यहीं पे है 25 मार्क, आप आ रहे 25 क्वेश्चन और आप आ रहे हो लास्ट को। वैसा नहीं, अगर 6 नंबर 2 डीआई या 3 डीआई है तो उसके लिए 15 मिनट का बफर टाइम रखिए लास्ट को और आराम से कीजिए, ताकि उससे पहले जितने हो सके आपके झोली में जब गया होगा कॉन्फिडेंस लेवल पिक होगा ज्यादा। और अगर आपने अपने फेवरेबल चीज को स्टार्टिंग से ही समेट लिया और उसके बाद यहां गए तो प्रेशर जो है, मतलब प्रेशर में आप इन चीजों को नहीं कर पाओगे। ये मेरा कॉल है, मेरा स्मार्ट वर्क, मेरा तरीका। आपने मुझे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरा देखा है ना, सबसे लास्ट वीडियो मेरा यूट्यूब पे वही ही था। आपने अगर नहीं देखा तो देखिएगा कि कैसे स्कोर्स किए जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स। स्कोर इतना लाने के पीछे का सिंपल फंडा है कि एरिथमेटिक को पहले जब आप करोगे तो प्रेशर्स कम रहते हैं और रिलीज होते हैं, उसके बाद डी। बाकी आप समझदार हो, 7 to 8 डेज है, मॉक्स लगाओ, जैसा आपको सही लगे वैसा करो, क्योंकि शायद जो हो सकता है जो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी हो वो मेरे लिए काम कर रहा हो, आप पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रहा हो, किसी दूसरे के लिए कर रहा हो। तो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली चले जाओ। 7 to 8 डेज पहले इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट वगैरह दो और आपको पता चले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेवेंसी। आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो इस लास्ट टाइम पे वो रिलेवेंट प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट तो कभी रिलेवेंट हो ही नहीं सकता और उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है मॉक टेस्ट अभी, नहीं तो मैं बोलता वहां से दो मॉक टेस्ट, दो सिर्फ और सिर्फ अपना एक 3.5 घंटे का पेशेंस बढ़ाने के लिए, इससे और कुछ नहीं। अब उसका एक्यूरेसी 100% होना, सिर्फ एक्यूरेसी को देखो और कुछ नहीं, सिर्फ इसका एक्यूरेसी को देखना। इसमें परसेंटाइल वगैरह वो सब देखोगे तो सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग और नर्वसनेस, पैनिकनेस मिलेगा और रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पे सिर्फ अपना एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा और 3.5 घंटे का पेशेंस डेवलप कीजिएगा, सिटिंग हैबिट, जो कि पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, 3.5 घंटे अगर आपका पेशेंस नहीं होगा तो डिस्क्रिप्टिव में आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद ही डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा। पॉइंट्स, बुलेट्स नहीं बना पाओगे तो टाइप कैसे करोगे। इसलिए ये हैबिट्स जो लास्ट 7 डेज है उसमें सबसे ज्यादा है। और बाकी जो टाइम आपको कटिंग करना है वो मैंने बता दिया कि इंग्लिश में नहीं ज्यादा फोकस करना, जनरल अवेयरनेस वगैरह सिर्फ रिवीजन देना है। क्वांट और रीजनिंग जिनको आप फॉलो कर रहे हो उनके एक लेक्चर्स अगर आप दिन के देख रहे हो, क्योंकि मन नहीं करता खुद से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि जो हमारे मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं आउटसाइड क्लास के बाहर, वो बहुत ही ज्यादा इरेलीवेंट होते हैं, जो कि और ज्यादा हमें प्रेशर बढ़ा देता है। तो उन सबसे थोड़ा अभी लास्ट मोमेंट पे दूर रहिए। ये मॉक दीजिए, वहां पे भी रिलेवेंट मिलेगा, बट पर्पस 3.5 घंटे का सिटिंग हैबिट डेवलप करना है। और बाकी एजुकेटर्स के जो एक लेक्चर्स आ रहे होंगे उन्हीं को ही बस फॉलो कीजिए, ज्यादा लोड ना लीजिए, बस इतना आपको सजेस्ट करूंगा। और बस उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिलीवर किए गए हैं और आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और मुझे बताइएगा कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। बाकी आपके जो यूट्यूब पे क्लास बोर्ड का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि बोर्ड कैसे टेढ़ा हुआ है, तो मतलब अभी बोर्ड सब कुछ लगा हुआ है फाइनली, लेकिन फिर भी थोड़ा अलाइनमेंट कैमरा वगैरह का वो सब सही नहीं है, वो सब सही करते हैं हम लोगों का। क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो हर बार कल कल कह के मुझे भी बुरा लग रहा है, बट सैटरडे कल पक्का मैं आपका क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना प्रॉमिस करके आज जा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर।